नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। हमारे खास शो में आज आपको दिखाएंगे कैसे चिंगारी भड़की हुई है और गाजा युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है। गाजा युद्ध को 64 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये जंग रुकने की जगह पूरे अरब में फैलने लगी है। मध्य पूर्व में पुतिन और रईसी की मुलाकात के बाद ईरान के प्रॉक्सी संगठन आक्रामक हो चुके हैं, खास करके हूती, जिसने लाल सागर को पूरी तरह से ब्लॉक करने की धमकी दे दी है, जिसके जवाब में इजरायल ने हूती पर हमले का ऐलान भी कर दिया। इधर अमेरिका भी अरब में नए समीकरण बना रहा है, यानी मिडिल ईस्ट बहुत तेजी के साथ जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है। गाजा युद्ध के बीच अरब में भड़की ये चिंगारी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में धकेल सकती है। मिडिल ईस्ट और गाजा युद्ध के ताजा हालात क्या हैं, वो आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला, मरकावा टैंक से हथियार डिपो तबाह किया गया। हथियार डिपो में मौजूद हमास के रॉकेट नष्ट हो गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमास के ठिकाने पर आईडीएफ ने बड़ा प्रहार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह आईडीएफ लगातार हमले कर रही है, और ये पहली शॉकिंग ब्रेकिंग है, आपको दिखा रहे हैं। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, शरजया में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। स्कूल में हमास लड़ाकों पर जबरदस्त प्रहार किया गया। आईडीएफ ने धमाके में स्कूल को तबाह कर दिया। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे, शरजया इलाके से आईडीएफ ने धमाके में एक स्कूल को तबाह कर दिया है। यहां आशंका थी कि यहां हमास लड़ाके और यहां पर हमास पर जबरदस्त प्रहार किया गया है। और तीसरी बड़ी खबर, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, गाजा में हमास के 850 माइंस डिफ्यूज कर दिए गए। विस्फोट करके हमास के माइंस को तबाह कर दिया गया। खाली कमांड सेंटर, स्कूल में बिछाए गए थे माइंस। और ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर माइंस को खत्म किया गया है। एक खाली जगह पर ये माइंस लगाई गई थी। इस वक्त की चौथी शॉकिंग ब्रेकिंग न्यूज, आईडीएफ के मरकावा टैंक पर हमास का हमला। हमास लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया है। इजराइल के 3 मरकावा टैंक तबाह हो गए। इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास की अल कस्साम ब्रिगेड का बड़ा हमला। आईडीएफ की एक बटालियन को चारों तरफ से घेर लिया है। बटालियन में मौजूद मरकावा टैंक तबाह कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, आईडीएफ की यालोम यूनिट का सर्च ऑपरेशन जारी है। जबालिया में एक एक घर की तलाशी जारी है। कई जगहों पर आमने सामने की भिड़ंत हो रही है। एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी हो रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। एक और बड़ी खबर, इजराइल की 931वीं बटालियन का प्रहार देखने को मिला। हमास के 12 लड़ाकों को चारों तरफ से घेरा। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी जारी। और एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, हूती करेगा सभी देशों के जहाजों पर हमला। इजराइल जाने वाले जहाजों पर अटैक। हूती विद्रोहियों ने दी बड़ी चेतावनी। इजराइल से डील करने वाले हमारे दुश्मन हैं, ये कहना है हूती का। तो इजराइल जाने वाले जहाजों को टारगेट किया जाएगा। इजराइल की ओर जाने वाले जहाजों का रास्ता रोका जाएगा।
और एक और बड़ी खबर, फ्रांस के वॉरशिप पर हूती का हमला, एफएस लैंगडोंग पर हूती का ड्रोन अटैक। लाल सागर में यमन तट के पास था फ्रांसीसी फ्रिगेट, फ्रांस ने हूती विद्रोहियों के ड्रोन मार गिराए। और एक और बड़ी खबर, हूती को लेकर इजराइल अमेरिका में तनातनी लगातार बनी हुई है। हूती पर एक्शन को लेकर टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका से हूती पर एक्शन की मांग हो रही है। अमेरिका नहीं माना तो इजराइल कर सकता है हमला। हूती की धमकी के बाद गुस्से में इस वक्त इजराइल है। और एक और बड़ी खबर, हूती पर हमले के लिए इजराइल भी तैयार है। रेड सी के हूती पर हमले का प्लान बनाया जा रहा है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनेगबी का बयान आया है, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी एक्शन नहीं लेती तो हमला कर देंगे। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का एक्शन देखने को मिला। आईडीएफ ने लेबनान पर दागी है मिसाइल, हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया। हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद हमला हुआ है। और एक और बड़ी खबर, हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिकी प्लान सामने आया है। खाड़ी देशों के साथ अमेरिका की चर्चा हो रही है। हूती विद्रोहियों पर सैन्य कार्रवाई की संभावना है। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस करनी को लाल सागर में रोका गया। लाल सागर से लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है हूती। तो अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस करनी को निशाना बनाया गया और लाल सागर में ये लड़ाई, ये तनातनी देखने को मिल रही है। रेड सी में लगातार हूती टारगेट कर रहा है अमेरिकी जहाज को, अमेरिकी वॉरशिप को, और इसीलिए ये और ज्यादा तनाव फैलता जा रहा है। और आइए अब आपके लिए जानना जरूरी है कि लाल सागर में कैसे विश्व युद्ध की ज्वाला जल रही है। अमेरिका और सहयोगी देश यानी करीब 30 शक्तिशाली देश मिलकर हूती के मुकाबले के लिए नेवल टास्क फोर्स बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के सामने सीना ताने खड़ा है। अपने सहयोगी देशों की शक्ति से समीकरण बदलने की न सिर्फ कोशिश कर रहा है, बल्कि विश्व युद्ध भड़काने वाले शोले हूती और हिजबुल्लाह के जरिए बरसा भी रहा है। सीरिया और इराक भी ईरान के आदेश पर अमेरिका के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं, उसे ललकार रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। 24 घंटे में यूएस बेस पर 10 हमले हो चुके हैं। अब तक यूएस पर 90+ अटैक किए जा चुके हैं। तो आप समझ लीजिए किस तरह से विश्व युद्ध 3 की ज्वाला धधक रही है और कभी भी ये आलम आ सकता है विश्व युद्ध 3 का। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल हमास युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार भी लगातार हो रहा है। अमेरिका के धुर विरोधी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अरब में अपना वर्चस्व बढ़ाते जा रहे हैं। पुतिन ने अरब के 4 देशों के नेताओं से मुलाकात की है। इस मुलाकात के साथ ही अमेरिका पर प्रॉक्सी संगठनों के हमले तेज हो गए हैं। सीरिया, इराक में बने अमेरिका के सैन्य बेस और दूतावास प्रॉक्सी संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। देखिए, पुतिन ने बीते 2 महीने में कैसे अरब को अमेरिका के विरुद्ध संगठित करके बाइडेन के सामने अफगानिस्तान जैसे हालात बना दिए हैं। इजराइल ने जब गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला बोला, ये तभी तय हो गया था कि युद्ध इस 40 किलोमीटर की पट्टी तक सीमित नहीं रहने वाला है।
इजराइल की बमबारी तो गाजा में जारी है, लेकिन इससे अरब के शक्ति संतुलन के समीकरण उलट पुलट हो गए हैं। गाजा पर हर धमाका वहां संग्राम के द्वार खोल रहा है और अमेरिका इस संकट में घिरता जा रहा है, क्योंकि इस युद्ध का असर अरब के कमोबेश हर देश में हो रहा है। 7 अक्टूबर से हमास इजराइल का युद्ध शुरू हुआ और तभी से ईरान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, अमेरिका और रूस तक इसका असर दिखाई देने लगा। शक्ति समीकरण के उलट पुलट होने की तस्वीरें हैं ये। पुतिन ने अरब को केंद्र में रखकर सबसे बड़ी डिप्लोमेसी पॉलिसी शुरू कर दी है। 6 दिसंबर को पुतिन अपने विशेष विमान से यूएई पहुंचे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इसके बाद वो सऊदी अरब रवाना हो गए। यहां मोहम्मद बिन सलमान ने उनकी आगवानी की। 7 दिसंबर को मॉस्को पहुंचते ही पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। रईसी के साथ साथ ओमान के क्राउन प्रिंस तयाजिन बिन हैतम अल सैद भी मॉस्को पहुंचे। रईसी ने कहा कि इस दौरे का मकसद है गाजा पर इजराइल की बमबारी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, और दोनों नेताओं ने गाजा युद्ध पर लंबी चर्चा भी की। Для нас очень важно обменяться мнениями по ситуации в регионе, особенно то, что касается داره بشریت رو رنج میده. اون یک جانبه گرایی است و نظام ناعادلانه جهانی است که جلوه این یک جانبه گرایی و نظام ناعادلانه رو میتونید امروز در غزه و در فلسطین ببینید. पुतिन ने अरब में अमेरिका को घेरने की मुहिम 2 महीने से चला रखी है। मॉस्को अरब नेताओं के दौरों का केंद्र बन गया है। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से अरब नेताओं के रूस दौरे तेज हो गए हैं। अक्टूबर में तुर्की के मंत्री, अक्टूबर के अंत में जॉर्डन का प्रतिनिधिमंडल मॉस्को पहुंचा। नवंबर में मिस्र और सीरिया के नेता रूस पहुंचे। नवंबर में ही लेबनान के नेता भी रूस दौरे पर गए। 26 अक्टूबर को हमास का एक प्रतिनिधिमंडल मॉस्को पहुंचा था। यह अमेरिका के लिए साफ संकेत है कि गाजा पर बमबारी के बाद अरब ने अमेरिका विरोधी रूस का रुख कर लिया है। अरब ने पुतिन के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और मॉस्को में गाजा युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका विरोधी रणनीति बनाई जा रही है। अरब में पुतिन के एक्शन में आते ही ईरानी प्रॉक्सी संगठन के हौसले बुलंद हो गए हैं। प्रॉक्सी संगठनों ने अमेरिकी सैन्य बेस के बाद इराक के अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया है। 7 दिसंबर की रात इराक की राजधानी बगदाद का ग्रीन जोन धमाकों से दहल उठा। अमेरिकी दूतावास के नजदीक 5 धमाके हुए। इन हमलों की जिम्मेदारी इराक रेजिस्टेंस ने ली है। अमेरिका को इराक के नुजबा इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट ने कहा है कि अमेरिका अरब से अपनी सेना हटा ले। अभी नहीं हटे तो रेजिस्टेंस फोर्सेस के हमलों से शर्मसार होकर भागना पड़ेगा। उस सूरत में अमेरिकी फौजियों के शरीर टुकड़ों में घर पहुंचेंगे। पुतिन के सक्रिय होते ही इराक में अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगी इजराइल पर हमले पहले से ज्यादा बड़े और तेज हो गए हैं। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं यूएस का अरब प्रॉक्सी संकट क्या है। अमेरिका अरब के प्रॉक्सी संकट में फंस चुका है। बीते 24 घंटे में प्रॉक्सी संगठनों ने इराक के यूएस एरबिल पर हमला किया। ये ड्रोन हमले यूएस बेस पर हूती ने किए हैं। सीरिया में अयान अल असद यूएस बेस पर भी प्रॉक्सी संगठनों ने ही अटैक किया। लाल सागर में हूती के 2 ड्रोन ध्वस्त किए जा चुके हैं। अमेरिकी बेड़े पर हमला करने आए हूती के ये ड्रोन यूएसएस मैसन डिस्ट्रॉयर ने ध्वस्त किए हैं। अब लाल सागर में अमेरिका ने एक और युद्धपोत भेज दिया है। हूती ने इजराइल पर भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हूती ने यमन में इजराइल के बंधक जहाज को सैलानियों का आक्रमण केंद्र बना दिया है। जहाज के डेक पर सैलानी तक घूम रहे हैं। उधर ईरान ने भी करबला ब्रिगेड का शक्ति प्रदर्शन करके
अमेरिका को चेतावनी जारी कर दी है। अब ये पहले 5 दिसंबर को भी लाल सागर में हूती ने यूएसएस कारनी युद्धपोत पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। 5 दिसंबर को यूएस ने हूती के ड्रोन गिराए थे। अब हूती की ड्रोन और मिसाइलों का निशाना इजराइल के साथ साथ अमेरिकी नौसेना बेड़ा भी बन रहा है। पांच दिसंबर को हूती ने यूएसएस कारनी पर ड्रोन हमले किए। इसमें यूएस बेड़े के 2 कैरियर को मामूली नुकसान हुआ। 7 दिसंबर को सीरिया से गोलन हाइट्स की तरफ रॉकेट हमले किए गए। दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर रॉकेट हमले तेज कर दिए गए हैं। संकेत साफ है कि इजराइल के साथ साथ अब टारगेट अमेरिकी सैन्य शक्ति भी है। ईरान और रूस ने मिलकर अमेरिका को अरब में अफगानिस्तान की तरह उलझाने का प्लान शुरू कर दिया है। इस प्लान में अमेरिका फंसता भी जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अब तक हूती पर पलटवार नहीं किए हैं। उल्टे अमेरिका इजराइल को सलाह दे रहा है कि वो हूती के हमलों का जवाब ना दे। अमेरिका की इस सलाह के पीछे बाइडेन प्रशासन का डर है। दरअसल हूती पर हमला करने से युद्ध और भड़कने का खतरा है। अगर हूती पर इजराइल ने हमला किया तो हूती सऊदी अरब पर मिसाइल हमले कर सकता है। सऊदी अरब अमेरिका का सहयोगी देश है। सऊदी इस जंग में उलझना नहीं चाहता है। अमेरिका यह भी समझ रहा है कि प्रॉक्सी संगठनों से जंग लड़कर बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रॉक्सी संगठनों से जंग छिड़ी तो अमेरिका अफगानिस्तान जैसे संकट में दोबारा फंस सकता है। इसीलिए अमेरिका गाजा युद्ध का समाधान चाहता है, लेकिन जंग इतनी आगे बढ़ चुकी है, इजराइल की हट इतनी मजबूत हो चुकी है कि अमेरिका रूस और ईरान के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा पर आईडीएफ का ट्रिपल अटैक। दक्षिणी गाजा पर समंदर से हमला हुआ है। इजरायली नेवी ने हमास पर हमला किया है। हमले की प्लानिंग कर रहे लड़ाकों पर अटैक हुआ है। आईडीएफ ने जारी किया है वीडियो। हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड एस डिनी साहब हमारे साथ जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। डिनी साहब, आप कैसे देखते हैं? एक तरफ तो यूएस ये चाहता है कि गाजा युद्ध का समाधान हो, बार बार उनके नेता प्रतिनिधित्व करने चले जाते हैं इजराइल, तो दूसरी तरफ वो वीटो पावर भी अड़ंगा के तौर पर लगा देता है। चाहता क्या है अमेरिका, और क्या देखते हैं आप इस वक्त युद्ध की परिस्थिति? देखिए मैम, अमेरिका एक कैच 22 सिचुएशन में है, ये मानता हूं मैं, कि एक तरफ वो चाहते हैं कि युद्ध का जो एंड है वो किसी ना किसी तरीके से जल्द हो, ताकि जो इंटरनेशनल प्रेशर और जो सिविलियन कैजुअलिटीज है उसको कम से कम रखें। लेकिन दूसरी तरफ वो इजराइल को भी सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि इजराइल जिस तरह से मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स और जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स लेके युद्ध में आया है, उसका पूरी तरीके से परिणाम अभी तक इजराइल को मिला नहीं है। ना वो पूरी तरह से हमास को खत्म कर पाए हैं, और ना ही उन्होंने जितने भी कैप्टिव या बंदी बना के जितने लोगों को रखा है, पूरे के पूरे लोगों को अभी तक उनको फ्री भी नहीं कर पाए। तो इस तरह से दोनों तरह से मेरे ख्याल से यूएस प्रेशर में है कि करे तो क्या करें। और उसके ऊपर से जो प्रॉक्सी वार की जो आपके इंट्रोडक्शन में जो जैसे रिपोर्ट दिखाते हूतीज के जो रेबल्स हैं वो लगातार अटैक कर रहे हैं यूएस के ऊपर डायरेक्टली। तो ऑल एंड ऑल यूएस के पास ऑप्शंस बहुत कम है डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होने की, और डायरेक्ट अगर इन्वॉल्व होते हैं तो ये युद्ध जो है वो अपने जो इस लेवल से एक बहुत बड़ी लेवल पे और आगे बढ़ जाएगा। मैं डिनी साहब आऊंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा में आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। तलाशी के दौरान कई हथियार मिले हैं। ये बड़ी कामयाबी मिली है आईडीएफ को। बैग में रखे हुए सैकड़ों हथियार मिले हैं। बैग में यूएन रिलीफ फंड लिखे होने का दावा भी किया गया है। गाजा में काम कर रही है यूएन रिलीफ फंड, वेलफेयर फंड, और इसी बैग से इस तरह के हथियार मिले। और एक और बड़ी खबर, गाजा के जबालिया में भीषण लड़ाई चल रही है। 24 घंटे में जबालिया में कब्जे का दावा किया जा रहा है। जबालिया में पूरी तरह आईडीएफ का कब्जा होगा, ये कहा जा रहा है। जबालिया पर लगातार बम बरसा रहा है इजराइल। इजरायली मीडिया ने ये बड़ा दावा किया है।
मानते हैं ये जो एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो रिलीफ कैंप्स हैं वो निशाने पर इजराइल की सेना के, क्योंकि इजराइल को ये शक है कि इन्हीं रिलीफ कैंप की आड़ में हमास के लड़ाके अपना काम कर सकते हैं या हमले कर सकते हैं उन पर? अब देखिए, इसको मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमास है वो लगातार हॉस्पिटल्स और रिलीफ कैंप्स के इर्द गिर्द या उसी में रह के वो अटैक करते हैं या वहां पर शेल्टर ले रहे हैं। तो इजराइल ये मानता है कि वहां पर टारगेट करने से हमास की उनको वहां पर कैजुअलिटीज कर सकते हैं। एक कारण वो। दूसरा कारण हम जो देख रहे हैं अभी, हमास को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन कम से कम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको वो अपनी भाषा में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, चाहे वो उसमें बिल्डिंग्स हो, चाहे टनल्स हो, चाहे बाकी चीज, उसको डिस्ट्रॉय करने के अभी ऑपरेशन चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ दिनों के बाद जब हम देखेंगे, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा बिल्डिंग्स के वहां डैमेजेस और डिस्ट्रक्शंस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो जिस तरह से चल रहा है आगे, मेरे ख्याल से इजराइल जो है एक विजिबल लोगों को दिखे कि हमने किस तरह से बदला लिया है। तो इसलिए मेरे ख्याल से बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डेनी साहब हमसे जुड़ने के लिए। ये बहुत बड़ी एलाबरेट तरीके से आपने ये बताया कि ये एक मकसद हो सकता है। बेशक हमास के लड़ाके टारगेट है इजराइल का, लेकिन इजराइल का टारगेट ये भी है कि हमास ही पूरी तरह से खत्म हो जाए और पूरी तरह से उसका कब्जा हो जाए। तेल अवीव में इजराइल की वॉर कैबिनेट ने गाजा को संक्षिप्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इजराइल ने प्लान बनाया है कि उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा से हमास का विनाश करने के बाद गाजा का ब्लूप्रिंट लागू कर दिया जाए। पूरे गाजा में अभी 22 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और इस पूरी आबादी को गाजा के एक कोने में शिफ्ट करने का प्लान भी तैयार हो चुका है। इजराइल ने तय कर लिया है कि गाजा का नियंत्रण वो अपने पास रखेगा। उसके बाद खाली की गई जमीन पर स्पेशल जोन तैयार करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। क्या है इजराइल का पूरा प्लान और कैसे इसे लागू किया जाएगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। गाजा रण का सबसे भीषण चरण शुरू हो चुका है। इस बार विनाश का केंद्र दक्षिणी गाजा है। यह गाजा का वही हिस्सा है जिसमें हमास के सबसे ज्यादा ठिकाने हैं और इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के पहले चरण में जहां हमले नहीं किए गए। गाजा के खान यूनिस की गलियों में इस वक्त आईडीएफ के टैंक गश्त लगा रहे हैं। खान यूनिस की इमारतों और गलियों में आईडीएफ के जवान हमास के लड़ाकों से सीधी जंग लड़ रहे हैं। थल सेना से मिले इनपुट के आधार पर इजराइल की वायुसेना खान यूनिस के संदिग्ध हमास ठिकानों पर बमबारी कर रही है। हमलों के बाद तबाह हो चुकी इमारतों के बचे हुए हिस्सों में आईडीएफ के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ संपूर्ण गाजा पर विनाशक बम वर्षा जारी है। इजराइल के फाइटर जेट और ड्रोन गाजा पर बमबारी कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में इजराइल ने गाजा के जबालिया कैंप पर 100 बम गिराए हैं। जबालिया में अल जजीरा चैनल के पत्रकार मोमिन अल शराफी के घर पर हमला हुआ और इस हमले में उनके परिवार के 20 लोग मारे गए। दूसरे चरण में खान यूनिस में बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन दोनों जारी हैं। ये गाजा में बमबारी के बाद हुई तबाही की तस्वीरें हैं। खान यूनिस का बड़ा इलाका खंडहर और मलबे में तब्दील हो चुका है। गाजा की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और हमलों के बाद गाजा के लोग ट्रक पिकअप जैसी गाड़ियों में मरीजों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं।
इजराइल ने पहले ही दक्षिण गाजा को 3000 से ज्यादा सेक्टरों में बांटकर इलाके खाली करने की चेतावनी जारी कर दी थी। लेकिन गाजा के छोटे से क्षेत्र में बमबारी से अभी भी आम लोगों की जान जा रही है। अमेरिका इजराइल पर यह दबाव बनाता रहा है कि आम लोगों की जान जोखिम में न डाली जाए। अब इसी आधार पर इजराइल ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो गाजा के भयावह भविष्य का संकेत है। इजराइल ने गाजा में लीफलेट गिराकर इसके संकेत भी दे दिए हैं। इस लीफलेट पर इजराइल के झंडे का पवित्र डेविड स्टार बना है और ऊपर इजरायली फोर्सेस का चिन्ह भी है। लीफलेट पर कुरान के आयतों का संदेश लिखा गया है। संदेश में लिखा गया है कि पापियों को कयामत की बाढ़ निगल जाएगी। इजराइल का प्लान है गाजा से हमास का खात्मा और बेंजामिन की 3 सौगंध पूरी करने का मिशन शुरू हो चुका है। बेंजामिन की पहली सौगंध है हमास का विनाश, जिसका अर्थ है गाजा में युद्ध जारी रहेगा। दूसरी सौगंध है बंधकों की वापसी, जिसका मतलब है सुरंगों को तबाह कर दिया जाएगा। तीसरी सौगंध है गाजा के खतरे का खात्मा, जिसका मतलब है गाजा पर नियंत्रण। इजराइल ने प्लान बनाया है कि गाजा की आबादी को दक्षिण के एक छोटे से इलाके में समेट दिया जाए, जो सिर्फ एयरपोर्ट जितना ही बड़ा हो सकता है। अल जजीरा के मुताबिक बेंजामिन का संभावित ब्लूप्रिंट क्या है, ये जानिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि नेतन्याहू का गाजा ब्लूप्रिंट क्या है। इजराइल का गाजा ब्लूप्रिंट है गाजा को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट जितने बड़े इलाके में समेट देना। इसे समझने के लिए आप हीथ्रो एयरपोर्ट का नक्शा देखिए। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट 6.5 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है। इस एयरपोर्ट से सालाना 6 करोड़ यात्री गुजरते हैं। रोजाना आने जाने वाले अनुमानित यात्री 1,67,000 तक होते हैं। अब इजराइल इतने ही बड़े क्षेत्र में गाजा को समेटने का ब्लूप्रिंट बना रहा है। बेंजामिन प्रशासन का प्लान है कि गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके के बाहरी और अंतिम छोर पर शौकत अल सूफी और अल बयूक के बीच एक क्षेत्र तैयार कर लिया जाए। यहाँ 6.5 वर्ग किलोमीटर का इलाका चिन्हित किए जाने का प्लान है। इस क्षेत्र का ज्यादातर इलाका रेगिस्तान और बंजर है। इस इलाके में गाजा के 22 लाख से ज्यादा लोगों को बसाने का प्लान है। गाजा का बाकी क्षेत्र इजराइल अपने नियंत्रण में ले लेगा और यहाँ एक अंडरग्राउंड सिटी बनाई जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन संभालने के लिए आईडीएफ की छावनियां भी बनाए जाने का प्लान है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने पहले अल मवासी कैंप में लोगों को समेटने का प्लान तैयार किया था। अब उसे बदल दिया है, क्योंकि अल मवासी भूमध्य सागर के करीब है। भूमध्य सागर के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने अब गाजा निवासियों को राफा की ओर रेगिस्तान के अल बयूक और शौकत अल सूफी के बीच पहुंचाने की तैयारी की है। गाजा के लोगों को बसाने के लिए अल बयूक और शौकत अल सूफी का इलाका सोच समझकर चुना गया है। इस इलाके से गाजा के लोग सिर्फ मिस्र में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन मिस्र गाजा के लोगों को शरण नहीं देना चाहता। गाजा के खाली इलाके में छावनियों के अंदर डी रेडिकलाइजेशन कैंप भी बनाए जाएंगे। यहां हमास समर्थकों का ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टरपंथ के रास्ते से हटाया जाएगा। इससे गाजा से हमेशा के लिए इजराइल पर खतरा खत्म हो जाएगा। यह प्लान हमास के खात्मे के बाद लागू हो सकता है। जनवरी के अंत तक गाजा से हमास के ठिकाने खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। हमास के ठिकानों पर बड़े हमले इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि हमास के सफाई के बाद इजराइल अपने गाजा ब्लूप्रिंट को अंजाम दे सके। गाजा में कमजोर पड़ता हमास अभी हारा नहीं है। गाजा के कई इलाकों से हमास के लड़ाके इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहे हैं। गाजा से फायर किया गया एक रॉकेट इजराइल के बीर शेवा इलाके में गिरा। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट है और हमास के ज्यादातर रॉकेट कुछ इसी तरह हवा में मार गिराए जा रहे हैं।
वार पलटवार की जंग में इजराइल का पलड़ा भारी है। दक्षिणी गाजा पर उत्तरी गाजा से बड़े हमले हो रहे हैं। इजराइल का लक्ष्य साफ है कि हमलावर हमास के सफाए और गाजा से खतरा खत्म करने के लिए युद्ध जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका के वीटो पर ईरान की वार्निंग सामने आई है। मिडिल ईस्ट में भयंकर नतीजों की धमकी दी गई है ईरान की तरफ से। मिडिल ईस्ट में बेकाबू विस्फोट का खतरा है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन की धमकी सामने आई। अमेरिका ने यूएन में सीज़फायर प्रस्ताव किया था वीटो। और आपको बता दें कि अमेरिका को ईरानी वार्निंग क्या आई है, इसकी डिटेल में जानकारी देते हैं। इजरायल को अमेरिकी समर्थन से बिगड़ चुके हैं हालात। भयंकर नतीजों की धमकी दी गई है ईरान की तरफ से। मिडिल ईस्ट में विस्फोटक हालात हैं। किसी भी वक्त बेकाबू विस्फोट का खतरा भी है। ईरान विदेश मंत्री अब्दुल्लाहिन की धमकी सामने आई। यूएस ने यूएन में सीज़फायर प्रस्ताव किया था वीटो। यूएनएससी के 15 में से 13 सदस्य सीज़फायर के पक्ष में रहे। और ये ब्रिटिश मीडिया के हवाले से खबर है कि ईरान एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। गाजा पर बमबारी रोकने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रयास विफल हो चुके हैं। इजरायल को साफ संकेत दे दिया गया है कि वो हमास के ठिकानों पर बमबारी करने के लिए आजाद है। इजरायल ने गाजा पट्टी से हमास के सफाई के लिए एक समय सीमा तय कर दी है। आईडीएफ ने प्लान बनाया है कि युद्ध का पहला चरण खत्म करने में 2 महीने का समय लगेगा। हमास के सफाई के लिए इजरायल ने एयर और ग्राउंड ऑपरेशन दोनों तेज कर दिए हैं और इससे महाविनाश की आशंका का चक्र भी तेजी से घूमने लगा है, क्योंकि आईडीएफ के ऑपरेशन से गाजा युद्ध के अरब विस्तार का डर भी बढ़ता जा रहा है। We do not support calls for an immediate ceasefire. This would only plant the seeds for the next war, because Hamas has no desire to see a durable peace. गाजा का वैश्विक परिचय पत्र विनाश बन चुका है और इस विनाश को न्योता हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को दिया। गाजा पर 8 अक्टूबर के बाद से केवल 5 दिन के लिए बम बरसने बंद हुए हैं, लेकिन दूसरा चरण पहले चरण से ज्यादा विनाशक साबित हो रहा है। इजराइल ने तय कर लिया है कि गाजा से हमास के सफाई तक युद्ध जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बंधकों के बचाव के लिए इजराइल ने पहला युद्ध विराम लागू किया था, लेकिन अब युद्ध विराम नहीं, महासंग्राम जारी रहेगा। इजराइल के महासंग्राम से गाजा में कोहराम मचा है। दक्षिणी गाजा पर रात भर भीषण बमबारी जारी रही। 24 घंटे में इजराइल ने दक्षिणी गाजा से हमास के 250 ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। गाजा स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे में 310 लोगों की मौत हुई है। आईडीएफ ने दक्षिणी गाजा में 50 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मार गिराया है। 24 घंटे में 200 हमास लड़ाकों की गिरफ्तारी की गई है। ये दूसरे चरण की महज शुरुआत है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि जब तक गाजा की धरती से और धरती के नीचे सुरंगों से हमास के ठिकाने नष्ट नहीं कर दिए जाएंगे, तब तक उसका ऑपरेशन जारी रहेगा।
इजरायल ने गाजा पर अगले 2 महीने तक हमले जारी रखने का प्लान बनाया है। 60 दिन के इस ऑपरेशन का पहला चरण जारी है। इजरायल ने खान यूनिस में हमास के सफाई का ऑपरेशन तेज कर दिया है और हमास पर इस ऑपरेशन का असर दिखाई देने लगा है। खान यूनिस को पूर्वी और उत्तरी दिशा से घेर लिया गया है। खान यूनिस में हमास के ओवरग्राउंड ठिकाने तेजी से खत्म हो रहे हैं। खान यूनिस के अंडरग्राउंड ठिकानों पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। घेरे गए इलाके के हर मकान में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इजरायली सेना ने खान यूनिस में हमास को कैसे घेर रखा है, इसे गाजा के नक्शे के जरिए समझिए। और आपको बता दें कि इजरायली फोर्सेस ने गाजा पट्टी के खान यूनिस को उत्तरी और पूर्वी छोर से घेर लिया है। नक्शे पर नीले रंग के जो इलाके आप देख रहे हैं, यहां इजरायली फोर्सेस का ऑपरेशन अभी जारी है। हमास के लड़ाकों से आमने सामने की जंग चल रही है। गलियों में गोलियां चल रही हैं। हर मकान में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गाजा के बीच से राफा क्रॉसिंग तक जाने वाले सलाह अल दीन रोड को बंद कर दिया गया है ताकि हमास के लड़ाकों के लिए लोकेशन बदलना आसान न हो। लाल रंग के जो इलाके इस वक्त आप देख रहे हैं, इन क्षेत्रों को खाली करने का आदेश जारी हो चुका है। इजरायल ने कहा है कि फिलिस्तीन के आम नागरिक इन इलाकों को खाली कर दें। लोगों को गाजा बैंक के नजदीक अल मवासी कैंप जाने के लिए कहा गया है। अल मवासी क्षेत्र में बमबारी या ग्राउंड ऑपरेशन नहीं चल रहा है। अल मवासी से दैर अल बल्ला तक यानी खान यूनिस के बाहर एक निकासी रूट बनाया गया है। पीले रंग की जो पट्टी इस वक्त नजर आ रही है, आप देख रहे हैं, इस रोड से लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। टैंक खान यूनिस की गलियों में उतरकर गोले बरसा रहे हैं, लेकिन ये बमबारी अभी रुकने नहीं वाली है। गाजा युद्ध को जारी रखने की अंतर्राष्ट्रीय तैयारी हो चुकी है। अमेरिका ने इजरायल ऑपरेशन 60 डेज का समर्थन किया है। अमेरिका इजरायल को मरकावा टैंक के 45,000 गोले भी भेजने वाला है। इनके साथ ही दूसरे सैन्य साजो सामान भी भेजे जाएंगे। गाजा पर बमबारी का नतीजा यह है कि हमास की ताकत कमजोर पड़ती जा रही है। बमबारी रुकवाने के लिए हमास ने संयुक्त राष्ट्र की शरण भी ली है। 7 दिसंबर को हमास ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से गाजा पर बमबारी रुकवाने की अपील की। 8 दिसंबर को यूएनएससी में गाजा के मुद्दे पर वोटिंग होनी थी। यूएनएससी में सीज फायर का प्रस्ताव लाया गया। 15 में से 13 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया। ब्रिटेन ने प्रस्ताव पर वोट नहीं दिया। अमेरिका के वीटो लगाने से प्रस्ताव पास नहीं हो सका। Those in favour of the draft resolution in document S/23/970, raise your hand. En contra. Against? El resultado de la votación. The result of the vote is as follows: 13 votes in favour, 1 against, 1 abstention. El proyecto de... The draft resolution has not been approved due to the veto of a permanent member of the Security Council. अमेरिका ने गाजा पर सीज फायर का प्रस्ताव वीटो लगाकर गिरा दिया। अमेरिका ने कहा है कि वो शांति का समर्थक है, लेकिन तुरंत सीज फायर लागू नहीं किया जा सकता। We do not support calls for an immediate ceasefire. This would only plant the seeds for the next war, because Hamas has no desire to see a durable peace, to see a two-state solution. अमेरिका ने संकेत दे दिया है कि इजरायल गाजा पर बमबारी जारी रखेगा और वॉशिंगटन तेल अवीव को हथियारों की सप्लाई सहित समर्थन भी।
इसराइल का समर्थन अमेरिकी जनता ने भी किया है। प्यू रिसर्च सेंटर ने अमेरिकियों से सवाल पूछा कि गाजा युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन है। सैंपल साइज के 65% अमेरिकियों ने कहा कि युद्ध के लिए हमास जिम्मेदार है और 35% अमेरिकी नागरिकों ने इसराइल को युद्ध के लिए जिम्मेदार माना। ये सर्वे ऐसे अहम वक्त पर किया गया है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और चुनाव जीतने के लिए 65% आबादी की मर्जी से ही बाइडेन चल रहे हैं। यानी गाजा की जंग जारी रहेगी और इस जंग के अरब में विस्तार होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 7 दिसंबर को ही रूस दौरे पर पहुंचे और यहां पुतिन के साथ युद्ध विराम पर चर्चा की। Нас очень важно обменяться мнениями по ситуации в регионе, особенно то, что касается داره بشریت رو رنج میده. اون یک جانبه گرایی است و نظام ناعادلانه جهانی است که جلوه این یک جانبه گرایی و نظام ناعادلانه رو میتونید امروز در غزه و در فلسطین. अमेरिका गाजा में युद्ध विराम नहीं चाहता है और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए रूस और ईरान के गठजोड़ ने प्रॉक्सी संगठनों को एक्टिवेट कर दिया है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन अरब में अमेरिका के सैन्य बेस और दूतावास पर हमले कर रहे हैं। अब तक 80 से ज्यादा हमले हो चुके हैं और अगर सीज फायर नहीं होता तो हमले बढ़ते जाएंगे। यही ईरान और अमेरिका के बीच सीधे जंग का कारण बन सकता है और यहां से महासंग्राम शुरू होने की आशंका बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, युद्ध में हमास को भारी नुकसान हुआ है। मारे गए हमास के 7000 लड़ाके। इजराइल के NSA हेनेकबी का दावा सामने आया है। ग्राउंड ऑपरेशन के बाद मारे गए हैं हमास के लड़ाके। पूरे गाजा में IDF ऑपरेशन से बढ़े आंकड़े। और एक और ब्रेकिंग न्यूज है, गाजा युद्ध में 5 और IDF सैनिकों की मौत हो गई है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जान गई है। हमास के पलटवार में सैनिकों की मौत हुई है। दक्षिण गाजा में 4 इजरायली सैनिक मारे गए। 7 अक्टूबर के हमले में घायल एक सैनिक की मौत हुई। तो मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपको बताते हैं, गाजा में 5 IDF सैनिकों की मौत हुई है। गाजा युद्ध में अब तक 97 IDF सैनिकों की मौत हो चुकी है। ये देखिए डिटेल आपके सामने है। 97 सैनिकों की जान जा चुकी है। 2 मेजर और 3 सार्जेंट की गई है जान। दक्षिणी गाजा में मारे गए 4 सैनिक, ये जो डिटेल हमें मिल रही है। 7 अक्टूबर के हमले में घायल एक सैनिक की भी मौत हो चुकी है। इस बीच पूर्व IDF चीफ गादी इसेनकोट के भतीजे की भी मौत हो गई है, ये जानकारी भी मिल रही है। 3 दिन पहले इसेनकोट के बेटे ने भी जान गंवाई थी। और आपको बता दें कि 25 दिसंबर की रात जब पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न में डूबी होगी, तब यूरोप के देशों पर बड़ा हमला हो सकता है। इस हमले को लेकर इजराइल ने यूरोप के 20 देशों को आगाह किया है। इजराइल का दावा है कि क्रिसमस पर हमले की प्लानिंग हमास ने की है। हमास भीषण रक्तपात मचाने की तैयारी में है और उसके टारगेट पर यहूदी और ईसान होंगे। तारीख 2 दिसंबर 2023, जगह आईफिल टावर, पेरिस, वक्त रात 9 बजे। रात के वक्त लोग आईफिल टावर के पास चहलकदमी कर रहे थे। अचानक एक शख्स चाकू से हमला कर देता है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग भागते हैं। हालांकि थोड़ी ही देर में पुलिस की एक टीम हमलावर को पकड़ लेती है। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। 2 दिसंबर की रात पेरिस में हुआ यह हमला यूरोप में होने वाले रक्तपात का महज ट्रेलर था। असली पिक्चर अभी सामने आनी बाकी है। साल 2023 का क्रिसमस यूरोप के लिए सबसे बड़ा दर्द लेकर आ सकता है। 25 दिसंबर के दिन यूरोप के देशों में हमास खून की होली खेल सकता है।
ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि हमास के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल ने किया है। इजराइल ने यूरोपियन यूनियन को बड़े हमले की चेतावनी जारी की है। इजराइल का दावा है कि हमास क्रिसमस पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। उसके टारगेट पर यूरोप के 20 देश हैं। इजराइल ने यूरोपियन लीडर्स को चिट्ठी भी भेजी है। चिट्ठी के साथ हमास के हमले की प्लानिंग से जुड़े सबूत भी हैं।